उस लड़की के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे मैरिज की थी, लेकिन आज तक मैं उसके करीब नहीं किया ताकि मामा उसे बाँझ समझकर उससे मेरी जान छुड़वा दें। लेकिन ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? वो खुद से ही कमरे में टहलता इधर से उधर सोच रहा था और कहा कि इस बात का तो मुझे पता ही नहीं कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि मैं तो आज तक उसके करीब गया ही नहीं, चाहे ये मेरी बीवी ही है। मैं खुद ना तो इसी बीवी मानता हूँ और ना ही इस बच्चे को अपना बच्चा मानता हूँ। मैं अभी इसी लड़की से पूछता हूँ कि ये किसका गुनाह मेरे सर डाल रही है। रिदा जो कब से खामोश बैठी थी, सर उठाकर नम आंखों से उसने काशान खानज़ादा को देखा। काशान खानज़ादा ने रिदा को बालों से पकड़ कर उठाया। बोल, किसके साथ तूने मुंह काला किया है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, तुमसे अपना हक तक वसूल नहीं किया, तो फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? रिदा ने रोते हुए काशान की तरफ देखा। आप उस दिन नशे में थे और आप मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गए थे और मुझसे अपना हक वसूल कर लिया था। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि चाहे नशे की हालत में ही मैं क्यों ना हूँ, मैं कोई भी बात भूलता नहीं हूँ। मुझे हर बात हर हाल में याद रहती है, तो इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। काशान, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दे, मैं सच कह रही हूँ। काशान ने गुस्से से रिदा को धक्का देकर ज़मीन पर फेंक दिया। रिदा ज़मीन पर गिर गई और सिसकने लगी। काशान ने नफ़रत से रिदा को देखा। और तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता मैं, एक बद किरदार लड़की के साथ मैं कभी नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। काशान ने रिदा को बाजू से पकड़ा और हवेली से बाहर निकाल दिया। रिदा सिसकती रही, उन्हें यकीन दिलाती रही कि ये बच्चा आप ही का है, इनके अलावा किसी ने भी मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया। लेकिन काशान बिल्कुल भी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था और इस पर अपने घर के तमाम दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिए गए थे। रिदा ने अपने थके हारे वजूद को उठाया और एक तरफ को चलने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, ना ही ये मालूम था कि उसकी मंजिल कौन सी है। वो बस हारे हुए कदमों से चलती ही जा रही थी। रिदा की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था, उसकी सांसें उस पर भारी हो रही थी, मगर वो चलती रही जैसे किसी बेसिमत कश्ती की तरह, जिसे तूफान की लहरें जिधर चाहे ले जाएं। बारिश की हल्की बूंदें ज़मीन को भिगो रही थी और रिदा के कदम डगमगाने लगे। कपड़े कीचड़ से लथपथ हो चुके थे, बाल माथे से चिपक गए थे और जिस्म कांप रहा था, मगर बस वो चलती जा रही थी जैसे उसे अपने वजूद की ज़रा भी परवाह न रही हो। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गई और उसके हाथ जख्मी हो गए। घुटनों से खून रसने लगा था, मगर वो बेहिस्सो हरकत नज़रों से आसमान को देखे जाने लगी। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या गुनाह किया था? उसकी आवाज़ बारिश के शोर में दबने लगी। कुछ दूर एक गहरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक साया बारिश में रिदा की तरफ बढ़ने लगा। तुम यहाँ इस हाल में? गहरी संजीदा आवाज़ ने हवा में सरगोशी की। रिदा ने नीम बेहोशी की हालत में सर उठाया, मगर बारिश की धुंधली चादर में वो चेहरा साफ नजर ना आ सका। कौन हो आप? उसने लड़ती हुई आवाज़ में पूछा। उस शख्स ने अपना कोट उतारा और रिदा के गिर्द लपेट दिया। ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। रिदा की पलकें बोझल सी होने लगी थी, वो बेहोश हो गई। वो शख्स कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर से नरमी से उठाया और गाड़ी की तरफ ले गया। दूसरी तरफ काशान खानज़ादा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। हर पल हर लम्हा उसके दिमाग में रिदा की आवाज़ गूंज रही थी, ये बच्चा आपका है काशान। मगर वो मानने को तैयार ही ना था। उसका दिल, उसका गुरूर, उसकी अना की आग में सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। ये लड़की मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। काशान ने अपने आप को आईने में देखते हुए सरकोशी की थी, लेकिन उसकी आंखों में दुख और बेयकीनी की गहरी लहर छुपी हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। काशान ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर तेज़ी से कदम बढ़ाते दरवाज़ा खोला। सामने ही उसकी माँ खड़ी थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बेटा, रिदा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। मामा, वो अब आपको कभी नज़र नहीं आएगी। क्या मतलब? उसकी माँ ने हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ देखा। वो मामा, मुझे
मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसे हिचकिचाते हुए कहा। कशान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप इधर आएँ और इधर बेड पर बैठकर बात करते हैं। वो अपनी माँ को पकड़कर बेड पर बिठाते खुद उनके कदमों में बैठ गया और सर झुकाते हुए बात शुरू करने के लिए मुनासिब अल्फाज सोचने लगा। क्या हुआ है कशान, तुम्हें इतने अपसेट क्यों हो? और मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे तुमने कुछ गलत कर दिया हो? और बात किस बारे में करनी है काशान? काशफा बेगम ने कई सवाल एक साथ उससे कर डाले। रिदा के बारे में। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और ये बच्ची है कहाँ? वो मामा, मैंने उसे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। वो मामा, मैंने उससे शादी हमेशा के लिए नहीं की थी, बल्कि मैंने उससे शादी सिर्फ आपकी ज़िद की वजह से ही की थी। काशान, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे? आखिर मसला क्या है? जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ, तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हो। ऐसी भी कौन सी अनोखी फरमाइश कर दी है मैंने जो तुम यूँ टाल देते हो? शादी तो हर किसी की ही होती है। ओ मेरी प्यारी मामा, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? कर लूँगा ना शादी, लेकिन सही टाइम आने पर। लेकिन ये तुम्हारा सही टाइम आएगा कब? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। देखो काशान, अगर तुमने इस महीने के अंदर अंदर शादी का फैसला ना किया तो मुझसे कभी ज़िंदगी में बात मत करना, और ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता रहेगा। लेकिन मामा, मेरी बात तो सुने। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर काशिफा बेगम उठकर अपने कमरे में चली गई और पीछे काशान गहरा सांस भर के रह गया। वो शादी जैसे झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, क्यों खुद को निकाह के बंधन में बांध कर वो अपनी ज़िंदगी में टेंशन लानी है, जब वैसे ही ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, वो भी ऐशो इशरत में। लेकिन अब ये बात मामा को कौन समझाए? वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसके बाप का इंतकाल आज से 5 साल पहले हो चुका था और वो अब माँ के साथ अकेला रहता था। लेकिन जब वो ऑफिस जाता तो कभी कभी रात को देर तक घर लौटता, तो इसकी माँ अकेले घर में होती और बहुत अकेलापन सा महसूस करती थी, जिसकी वजह से वो अब काशान के पीछे शादी के लिए पड़ गई थी। वो उठकर अपने दोस्त साद के पास गया और सारी सिचुएशन उसे बताई। तो वो कुछ सोचते हुए बोला, क्यों ना तुम किसी से 1 बार या 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे शादी कर लो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया क्या? कौन ऐसी लड़की करेगी? और वैसे भी 2 साल बाद मामा से क्या कहूँगा कि क्यों छोड़ दिया? और मामा को अगर सच्चाई का मालूम हुआ तो मुझे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगी और कभी माफ़ नहीं करेंगी। देख यार, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसकी माँ सौतेली और लालची औरत है, और वो इस बेचारी लड़की पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। अगर तुम उस औरत को पैसा दिखाकर अपनी बात उसके आगे रखोगे तो बिना किसी चूं चुरा के मान जाएगी। और रही बात छोड़ने की, तो इन 2 सालों में तुम इसे लड़की से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ मत रखना और ना ही उसके करीब जाना। और बाद में आंटी से कहना कि तुमने इसका चेकअप करवाया। ये कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए तुम इसे नहीं रख सकते। तो फिर आंटी को भी कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उनके दिल में अपने पोते पोतियों को देखने की और तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ाने की चाह होगी, जैसा कि हर औरत यही चाहती है। तो इस तरह तुम आसानी से उससे जान भी छुड़वा सकते हो। साद की बात सुनकर काशान सोच में पड़ गया था। वो कुछ देर के बाद बोला, वैसे कहे तो तुम ठीक रहे हो। चलो, मुझे आज ही उसे घर ले चलो। फिर इस औरत से सारी बात करके मामा को लेकर उनके घर में चले जाएंगे, ताकि वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी बहू को लेकर आए। और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर एक छोटी सी बस्ती में आ गए और वहाँ एक लोअर मिडिल क्लास घर में दाखिल हुए। घर चूँकि छोटा था लेकिन बहुत साफ़ सुथरा था, हर चीज़ नफासत से रखी हुई थी। और दोनों ने खालदा बेगम, जो कि रिदा की सौतेली माँ थी, से सारी बात कर ली थी और समझा दिया था कि वो काशफा बेगम के सामने बिल्कुल भी ये जाहिर ना होने दें कि वो लोग ये शादी कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं। खालदा बेगम तो पहले ही लालची औरत थी और वो कहने लगी कि तुम लोग फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल भी ये वाज़िया नहीं होने दूंगी कि ये शादी कुछ अरसे के लिए ही कर रहे हैं। उनके बाद उस सारा और काशान दोनों घर आ गए और काशान ने लड़की को देखना भी गवारा नहीं किया।
क्योंकि इसे बस कुछ अरसा की शादी के लिए लड़की चाहिए थी ताकि उसकी माँ की ख्वाहिश पूरी हो सके। अगले ही दिन वो अपनी माँ को लेकर उसके घर पहुँच गया। काशिफा बेगम को ना तो उनके गरीबी से कोई गर्ज था और ना ही उनके घर से। उन्हें तो बस अपने बेटे की शादी करनी थी और खुशी खुशी उन्होंने सारी बात तय कर दी। और जब रिदा को बुलाया गया तो वो चाय लेकर आई। रिदा को देख काशिफा बेगम तो निहाल सी हो गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कमसून होने की वजह से उसकी मासूमियत उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। काशान सरसरी सा रिदा की तरफ देखा, लेकिन वो इसे सराहे बगैर न रह सका। वो बिल्कुल मासूमियत का बहकर खूबसूरत बहुत थी। और फिर 10 से 15 दिन के अंदर अंदर निकाल कर काशिफा बेगम रिदा को काशान की दुल्हन बनाकर अपने घर ले आई थी और अपने घर में ही उसके सारे चाह पूरे किए, क्योंकि उसकी माँ ने साफ अल्फाज में कहा था कि मैं कोई भी किसी किस्म का फंक्शन या खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं बस सादा सा निकाह ही करूँगी। जिस पर काशिफा बेगम मान गई थी, क्योंकि उनके लिए यही गनीमत था कि उसका एक बेटा शादी के लिए मान गया है। और यूँ काशान का निकाह रिदा से हो गया और उसे हवेली में ले आए। काशिफा बेगम ने उसे काशान के कमरे में बिठा दिया। जब काशान कमरे में आया तो उसने आते ही अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और फिर रिदा की तरफ आकर एक डिब्बी उसकी तरफ फेंकी। ये लो, ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा है और इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना और ना ही खुद को मेरी बीवी मानना, समझ आई? ये शादी मैंने सिर्फ अपनी माँ की खुशी की खातिर ही की है और तुम वो सामने जो दरवाज़ा है ना, उस कमरे में रहोगी। और ख़बरदार, उस कमरे की कोई भी बात इस कमरे से बाहर गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझ आई? तुम्हारे 2 साल की शादी की कीमत तुम्हारी माँ को अदा कर चुका हूँ, इसलिए खुद को मेरी ज़रख़ीज़ ख़रीद गुलाम ही समझना। बीवी समझने की गलती से भी गलती मत करना। काशान की बातें सुनकर उसे लगा कि उस पर किसी ने आसमान गिरा दिया हो और उसके कानों में किसी ने शीशा अंडेल दिया था। वो यकटक काशान की तरफ देखे ही चली जा रही थी। उसने तो न जाने कितने ही अपने आंसू आंखों में सजा लिए थे, लेकिन वो मासूम ये भूल गई थी कि कुछ लोगों के नसीब में खुशियाँ नहीं होती, सिर्फ दर्द और धक्के ही होते हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठो और जाओ यहाँ से। वो खुद को संभालती हुई उठी और उस कमरे में मौजूद एक और छोटे से कमरे में चली गई, जिसका दरवाज़ा सिर्फ काशान के कमरे में ही खुलता था। वो कमरा उसने अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए बनवाया था और आज एक और एक्स्ट्रा चीज़ में इजाफा हुआ था। रिदा चुपचाप उस कमरे में आई जहाँ एक सिंगल बेड पड़ा हुआ था। बाकी कमरे में चीज़ें बिखरी हुई थी। उसने चेंज करके पहले चीज़ें समेटी और कमरे को थोड़ा सेट करके लेट गई और फिर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसमें से अंधेरे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सोचते हुए न जाने कब नींद ने उसे अपनी आगोश में लिया और वो सो गई। सुबह इसकी आंख फजर के टाइम खुली। वो नमाज की पाबंद थी। उठकर वज़ू करके नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो ज़ुबान खामोश थी, जैसे आंखों में खड़ी लग गई थी। काफ़ी देर बाद वो उठी और फिर लेट गई। सुबह दरवाज़ा खटकाने पर वो उठी तो बाहर काशान को देखा। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नीचे जाना है, मम्मा नाश्ते के लिए बुला रही हैं। जी ठीक है। वो दोनों नाश्ता करने नीचे चले गए और फिर कुछ दिनों बाद काशान और रिदा का वलीमा रखकर अपने सब रिश्तेदारों को बुलाकर उनकी शादी की दावत कर दी। काशान खानज़ादा का रवैया सर्द और बेरहम था। वो रिदा को देखकर ऐसे गुजर जाता जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, मगर रिदा खामोशी से सब सहती रहती, क्योंकि वो इस सब की आदी थी। उसके लिए तो यही गनीमत था, यहाँ उसे मार नहीं पड़ती थी, कोई काम का बोझ नहीं था और उसे वक्त से पेट भर के खाना नसीब हो जाता था। वरना अपने घर में तो सारा दिन जानवरों की तरह काम करके भी खाना कम और गालियाँ ज़्यादा मिलती थी। कब तक चलती हैसियत, कब ख़त्म होती, ये कोई नहीं जानता था। इसे वो दिन याद आए, एक दिन कैसे खाली पेट थी, लेकिन बावर्ची खाने के बाहर बैठकर नज़रें झुकाए सिर्फ इंतज़ार कर रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन वो अकेली बैठी इंतज़ार करने लगी कब सब खाना खाकर हटे और बाकी का बचा कुचा गाना वो खा सके और जाना पड़े। कुछ देर बाद जब सब खाना खाकर उठे तो रिदा जल्दी से बर्तन समेटने लगी
और जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसने वो खाकर अपना पेट भरा और फिर बर्तन धोकर अपने कमरे में चली गई। उसके लिए ये गनीमत था कि उसे कम से कम एक कमरा तो मिला था ना। रिदा की तबीयत आज सुबह से ही बहुत खराब थी। वो किचन में चाय बना रही थी, वो भी अपनी मर्जी से। हालांकि काशवा बेगम उससे काम नहीं करवाती थी, लेकिन आज उसने जिद की थी कि आज वो दोनों के लिए खुद चाय बनाएगी। शायद खुद की तबीयत के बोझलपन की वजह से वो आज बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। वो काशिफा बेगम के पास आई। आंटी, मेरी दरअसल तबीयत बहुत ख़राब है, क्या मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हूँ? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है? काशिफा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। दरअसल मुझे चक्कर आ रहे हैं और साथ में मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। चलो चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे नहीं आंटी, बस ज़रा सी तबीयत ख़राब है, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। लेकिन बेटा, एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, आराम करो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। जी आंटी। वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई और अचानक उसका सर टकराया तो वहीं काशान के बेड पर लेट गई। उससे अब मज़ीद इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो 4 कदम चलकर अपने रूम तक जा सकती। वो वहीं लेट पर सो गई। कुछ देर बाद काशान कमरे में आया तो रिदा को अपने बेड पर लेटे देख उसके माथे पर बल करके पड़ गए। उसने आगे बढ़कर उसकी सोई हुई रिदा का हाथ पकड़ उसे एक झटके से खड़ा किया। रिदा, जो कि गहरी नींद में थी, इस अचानक अवतार पर हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। इससे पहले कि वो गिरती, उसने जल्दी से काशान की शर्ट जोर से मुट्ठी में पकड़ ली और खुद को संभाला। ये सब काशान को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला गया। ये सब क्या है? रिदा, काशान खानज़ादा, मेरे करीब आने का कुछ ज़्यादा शौक चढ़ा है तुम्हें? क्या इरादे हैं तुम्हारे? तुम मेरे करीब आकर यूँ उल्टी सीधी दुपट्टे से बेनियाज लेटकर मुझे बहकाकर खुद के करीब ले आओगी? तो ये तुम्हारी भूल है मिसिस, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इतने भी कमज़ोर असाब का मर्द नहीं हूँ कि तुम्हारे इन ओछे हथकंडों से बहक जाऊँगा और तुम्हें बीवी होने का हक दे दूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए आइंदा अपनी हद में रहना, समझी? इतनी तजलील और हतकमीज़ी पर रिदा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे वो उसमें समा जाए। रिदा ने मुंह नीचे करके अपने आंसू रखे और पीछे होने लगी कि अचानक वो बेहोश होकर गिर गई। काशान ने परेशानी से उसकी जाने देखा। रिदा ज़मीन पर बेहिसो हरकत पड़ी थी। काशान जल्दी से आगे बढ़ा और उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन रिदा में कोई हरकत ना हुई। फिर उसने रिदा को जल्दी से उठाकर बेड पर लेटाया और जल्दी से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर के बाद रिदा को होश आया, लेकिन वो फिर भी बहुत कमज़ोर लग रही थी। लेकिन काशान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसके लिए सब रिदा के ड्रामेबाजी ही थी। अगले दिन भी रिदा की हालत बेहतर ना हुई तो काशवा बेगम ने काशान को कहा कि वो रिदा को अस्पताल ले जाए। काशान ने पहले तो इनकार किया, लेकिन माँ के हुक्म के आगे आखिर मान ही गया। वो खामोशी से गाड़ी निकाली और उसे अस्पताल ले गया। लेकिन अस्पताल पहुंचकर जो उसे खबर मिली, उसे हवास स्लिप करने के लिए काफ़ी थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है और उम्र भी कम है। आपको इनका ख्याल रखना होगा। ये दवाएं उसे बाकायदगी से दे। डॉक्टर ने काशान खानज़ादा की तरफ पर्ची बढ़ाई तो काशान ने गुस्से से पर्ची पकड़ी और उठकर बाहर चला गया और पर्ची मड़ोड़ कर फेंक दी। फिर जाकर गाड़ी में बैठ गया और रिदा के बैठने के बाद गाड़ी अनजान रास्तों की तरफ बढ़ा दी। वो इसे एक फ्लैट में ले आया जो इसने खुद के लिए ख़रीदा था। जब कभी दोस्तों के साथ उसकी पार्टी का मूड होता तो सब इसमें फ्लैट में आ जाते, और कभी कभार जब ऑफिस से लेट हो जाता तो वो भी इधर ही आता था। फ्लैट में आकर उसने गुस्से से रिदा का बाजू पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींचा और सीधा उसे खींचता हुआ लाउंज में लाकर पटका और दहाड़ते हुए बोला, किसका है ये बच्चा? आपका। ये बच्चा आपका है। झूठ। काशान इतनी जोर से दहाड़ा कि फ्लैट के दरो दीवार हिलते हुए मालूम हुए और साथ ही उसने रिदा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। रिदा ज़मीन पर उल्टे पांव गिर गई। उसके गाल पर काशान की उंगलियों के निशान उभरने लगे और आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे।
वो लड़ती हुई आवाज़ में बोली, काशान, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बच्चा आप ही का है। काशान, काशान, खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन करें, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया, ये बच्चा वाकई ही आपका है। लेकिन काशान ने उसकी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं किया और रिदा को घर से निकाल दिया। और फिर वो बुरी हालत में रहमान साहब को मिली। रहमान साहब उसे अपने घर ले आए और अपनी बीवी से कहा कि उसके कपड़े दो और इसको मेडिसिन भी दे देना। रहमान साहब की बीवी डॉक्टर थी। उसने फ़ौरन रिदा को पकड़ा और एक कमरे में ले जाकर उसे कपड़े दिए और फ्रेश होने को कहा और फिर खाना खिलाकर सुला दिया, क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं थी कि उससे सवाल जवाब किए जाते। अगली सुबह जब रिदा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में देखकर घबरा गई। लेकिन जैसे ही रहमान साहब की बीवी को कमरे में देखा तो उसने नरमी से रिदा को तसल्ली दी और उससे कहा कि वो महफूज जगह पर है। ये देखकर रिदा की आंखों में आंसू भर आए। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। रहमान साहब की बीवी कशफ ने उसे पानी दिया और नरमी से अपने साथ लगाया और पूछा कि वो कौन है और उसके साथ ये सब क्या हुआ है। लेकिन रिदा खामोश रही, बस आंसू बहाती रही। रहमान साहब ने अपनी बीवी से रिदा के बारे में पूछा। कशफ ने बताया कि रिदा अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। रहमान साहब कमरे में गए और नरमी से रिदा से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिदा का जहन जैसे खाली सा हो गया था। वो बस खला में घूरती रहती। रहमान मलिक ने कशिफ को इशारा किया कि इसे आराम करने दें और वो दोनों बाहर आ गए और हमें इसे कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो खुद को संभाल सके। लेकिन दूसरी तरफ कशान ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कशान, किसी लड़की की जिंदगी यूं बर्बाद करते हुए तुम्हारे दिल में उसकी जरा सा भी रहम ना आया? कभी तुम्हें इससे लगाव महसूस नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? आज तुमने उस लड़की के साथ ये सब करके मेरी ही परवरिश और मेरी ही तरबियत को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने उस बच्ची के साथ ये सब जुल्म करके साबित कर दिया कि शायद मैं एक अच्छी माँ न बन सकी। नहीं मामा, आप ऐसा मत कहे। आप खुद देखें ना, वो लड़की बदकिरदार निकली। मैं उसके कभी करीब नहीं गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। काशान की बात सुनकर काशिफा बेगम ने उसके मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ लगाया। बकवास बंद करो अपनी। वो मासूम बच्ची कभी घर से बाहर तक नहीं निकली। उसकी जिंदगी तो अपने कमरे से मेरे तक और मेरे से अपने कमरे तक महदूद थी। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का है? ज़रूर तुमसे ही कहीं भूल चूक हुई है, वरना मेरी बहू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो गुस्से से बोलती हुई उठी और अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन कुछ याद आने पर रुकी और काशान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं समझो मर गई। तुम्हारी माँ मैं एक इंसान की माँ थी, नहीं बन सकी, जो खुद के फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी और इज्जतों के साथ खेलता फिरे। इतना कहकर वो चलेगी। अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसने रिदा की बात पर अभी तक यकीन नहीं किया था। वो गुस्से से अपने कमरे से निकला और सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचा। वहां जाकर वो सिगरेट पे सिगरेट फूंकने लगा। कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजने लगा। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल्स। उसे मुसलसल कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, लेकिन वो इग्नोर करता रहा। कुछ देर बाद कॉल आना तो बंद हो गई, लेकिन उसके फ्लैट का दरवाज़ा खुला। क्या यार, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की लेकिन तुमने अटेंड भी नहीं की। तो मैं समझ गया कि तुम परेशान हो और इसी फ्लैट में हो, साथ जिसके पास इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी। वो आते ही शुरू हो गया, लेकिन उसने काशान को देखा तो परेशान हो गया। क्या बात है काशान, तू इतना परेशान क्यों है और ये अपनी हालत क्या बना रखी है? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। नहीं, ऐसे तो नहीं मैं जाने वाला। तू पहले मुझे ये बता कि क्या हुआ है और तू इतना परेशान क्यों है? तो काशान ने गहरा सांस पड़ा और साथ को सब कुछ बताता चला गया, और ये भी कि वो रिदा के करीब तक नहीं गया और वो कह रही है कि वो मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। यार, मुझे लगता है कि भाभी सच कह रही है। साथ की बात सुनकर काशान ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मुझे याद होता। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें याद, एक दफ़ा हम सब कबीर के घर पार्टी कर रहे थे। तुम्हें कबीर और नमान ने मिलकर तुम्हारी
ड्रिंक में एक मेडिसिन मिलाकर तुम्हें पिलाई थी जिससे तुम पर नशा हावी हो गया था। लेकिन उस नशे में अगर तुम किसी का कत्ल भी कर देते तो तुम्हें बाद में कभी याद नहीं रहना था। लेकिन वो डोज एक मर्द को बहलाने का काम करती है। जिससे तुम पर इस दवा ने असर किया तो तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तुम घर के लिए निकल रहे थे कि मैंने तुम्हारी हालत देखते हुए तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आया था। और जब तुम गेट से अंदर दाखिल हुए तो मैं वापस आ गया। मुझे लगता है कि उसी दिन ये सब हुआ था। साद की बात सुनकर कशान को लगा कि वो अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उसे खुद से अचानक सी जैसे नफरत सी महसूस होने लगी और वो खुद को कोसने लगा कि उसने रिदा को किस बात की सज़ा की और उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया और उसे इस हालत में घर से निकाल दिया। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगी और किस हालत में होगी। काश काश मैं उसे घर से ना निकालता, वैसे ही कोई सज़ा दे देता तो इस वक्त वो मेरे पास तो होती। और जब से ये बात कशान को पता चली थी तब से वो जले पाँव की बिल्ली की तरह इधर से उधर घूम रहा था। कशान ने अपने आदमियों को रिदा को ढूंढने के लिए लगा दिया था और खुद भी दीवानावार शहर के हर कोने कोने में उसे तलाश करने लगा और हर जगह देख लिया जहां रिदा का आना जाना होता था। लेकिन कहीं भी उसका नामो निशान तक ना मिला। उसने अस्पतालों में जाकर मालूम किया, हर गली हर सड़क छान मारी, मगर रिदा जैसे रिदा को ज़मीन ही खा गई थी या आसमान निकल गया था। कशान की हालत बिगड़ने लगी थी। वो ना खा रहा था ना सो रहा था, बस हर वक्त रिदा को ढूंढने के लिए सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था और उसके आदमी भी हर जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन रिदा का कोई सुराग तक ना मिला। कशान का दिल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद बेचैन हो रहा था। वो बार बार सोचता कि न जाने रिदा किस हालत में होगी और कहाँ होगी, और सबसे बढ़कर कि वो ठीक भी होगी या नहीं। काशिफा बेगम ने उसकी हालत देखी तो बहुत दुख हुआ उन्हें वो कुछ बोल नहीं पाई और एक दिन आहिस्ता आहिस्ता चलते वो अपनी माँ के कमरे में गया और उनके कदमों में बैठकर रोने लगा। मामा, मुझे माफ़ कर दे, आप सही थी, मुझसे ही भूल हो गई। वो मेरी बीवी थी, उसकी कोख में मेरा ही बच्चा था, मैं उसके बच्चे का बाप हूँ। कशान की आवाज़ हवेली में गूंजने लगी। काशिफा बेगम ने हैरत से उसे देखा, लेकिन कशान की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो अपनी जगह से उठा और तेजी से बाहर निकल गया। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह रिदा सही सलामत मिल जाए। रिदा कहाँ जा सकती है? वो बार बार यही सोचे जा रहा था कि अगर रिदा को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरी तरफ रिदा पहले से कुछ बेहतर हुई तो उसने रहमान और डॉक्टर कश्यप को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि अगर वो अपने घर में गई तो उसकी सौतेली माँ उसका जीना हराम कर देगी और अपने शौहर से ज़्यादा देर नहीं छुप सकती थी। अब मैं इधर भी नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, बल्कि मैं एक बोझ हूँ उनके लिए। प्लीज़ आप मुझे किसी दारुल मान में छोड़ दें। नहीं, तुम यहीं मेरे पास रहोगी जब तक चाहो। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। रिदा ने तशक्कुर भरी नज़रों से डॉक्टर कश्यप की जानिब देखा। उस दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम पर चले जाते तो फिर पीछे से रिदा खाना बनाने लग जाती। उनके वापस आने तक वो खाना वगैरह बनाकर बिल्कुल तैयार रखती। हालांकि डॉक्टर कश्यप ने कई बार उसे मना किया था कि तुम सिर्फ आराम करो, लेकिन रिदा नहीं मानी। और एक दिन बैठे बैठे डॉक्टर कश्यप ने रिदा से कहा, रिदा, तुम आगे एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? इस तरह तुम्हारा ध्यान भी बटेगा और तुम्हारी पढ़ाई भी जारी हो जाएगी। नहीं आपी, मैं एडमिशन नहीं लूँगी। ये ना हो कॉलेज जाऊँ और पकड़ी जाऊँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कशान मुझे ज़रूर ढूंढ रहे होंगे। ये बात सिर्फ तुम सोचती हो। अगर उसने ढूंढना ही होता तो तुम्हें घर से निकालता ही क्यों? जो भी है, लेकिन अब मैं मज़ीद अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप मेरी कुव्वत बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। रिदा की आंखों में खौफ की परछाइयाँ साफ नजर आ रही थीं। डॉक्टर जोया ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। रिदा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शिनाख्त बदल सकते हैं। मैं और रहमान किसी दूसरे शहर भेज सकते हैं तुम्हें, ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। रिदा की आंखों में हैरत झलकने लगी। क्या वाकई सब मुमकिन है आपी? हाँ रिदा, मुमकिन है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। जिंदगी के लिए आगे बढ़ना होगा। रिदा ने सोचते हुए आसमान की जानिब देखा और आहिस्ता से कहा, शायद ये अल्लाह की तरफ से मुझे दूसरा मौका दिया जा रहा है। डॉक्टर कश्यप मुस्कुरा दी। हाँ रिदा,
कभी कभी अंधेरी रात के बाद ही रोशनी आती है। कुछ दिन बाद रहमान मलिक और उनकी बीवी रिदा को लेकर एक दूर दराज शहर ले गए। रिदा के दिल में अजीब सा खौफ था, लेकिन कश्यप ने उसे तसल्ली दी। रिदा, तुम्हें किसी से भी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ कोई तुम्हें पहचान भी नहीं सकेगा और ना ही कोई तुम्हें ढूंढ सकेगा। रिदा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से अपने सर को हाँ में हिला दिया। कई घंटों के सफ़र के बाद वो लोग एक छोटे से शहर में पहुंचे। डॉक्टर कश्यप की जहाँ एक पुरानी दोस्त का छोटा सा क्लिनिक था। वो सुबह को एक अस्पताल में काम करती थी और शाम को एक क्लिनिक पे बैठती थी। उन्होंने ही रिदा को वहाँ काम पर लगवा दिया ताकि वो मसरूफ़ रहे। रिदा ने भी आहिस्ता आहिस्ता नई ज़िंदगी को अपनाना शुरू कर दिया था, लेकिन माजी की यादें अक्सर उसका दिल दहला देती। कभी कभी वो रातों को जाग कर रोती, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती। क्लिनिक में जॉब के साथ साथ उसने अपनी स्टडी भी शुरू कर ली थी और वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखने की कोशिश करती। उन्हीं दिनों इसके दौरान उसकी डिलीवरी हुई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी के वक्त डॉक्टर कश्यप और रहमान मलिक उसके पास आ गए थे। जब रिदा ने बेटी को देखा तो रोने लगी। डॉक्टर कश्यप जल्दी से उसके पास आई और उसके आंसू साफ करते हुए पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो रिदा? रिदा बोली, आप ही, मैं दुआ कर रही हूँ कि कहीं इसकी किस्मत मेरी किस्मत जैसी ना हो। डॉक्टर कश्यप ने नरमी से कहा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ख्वामख्वाह ही परेशान हो रही हो। देखना, ये मेरी तरह डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह। तो रिदा रोते रोते ही मुस्कुरा उठी और अपनी बेटी को खुद में बेच लिया। डॉक्टर कश्यप ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा रिदा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि इसका नाम क्या रखोगी? रिदा ने उलझ कर कहा, आप बताएं ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। रहमान मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अपने भाई से भी पूछ लो, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। उनकी बात सुनकर रिदा और कश्यप दोनों हंसने लगी। रिदा ने खुश होकर कहा, अच्छा भाई, आप ही बताएं, इस नन्ही गुड़िया का क्या नाम रखेंगे? डॉक्टर उस्मान ने शफकत से कहा, इसका नाम खुशबख्त रखेंगे ताकि ये अपनी और माँ की ज़िंदगी की खुशियों से भर दे। लेकिन रिदा को ये सोच खाई जा रही थी कि कहीं खुशबख्त के साथ वो सब ना हो जाए जो इसके साथ हुआ था। वो ये सब सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और रो भी रही थी। वो अब सिर्फ क्लिनिक पर जाती थी और खुशबख्त को भी साथ ही साथ रखती थी। डॉक्टर सनिया जिसके क्लिनिक में वो काम करती थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और रिदा की हालत समझती थी, इसलिए उन्होंने कभी उन्हें नहीं रोका कि वो खुशबख्त को अपने साथ ना लाए। दूसरी तरफ कशान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने खुद को एक कमरे में ही जैसे बंद कर लिया था, ना ही किसी से बात करता और ना ही किसी से मिलता। उसकी हालत देख सभी परेशान थे। काशान खानज़ादा ने रिदा को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं ना मिली। तो तब ना जाने वो इस शहर में होती तो वो उससे दूर चली गई थी, जहाँ इसे कोई ढूंढ ना सके। काशिफा बेगम अपने बेटे के पास आई और उसके सामने खाना रखा, लेकिन खानज़ादा ने मुंह मोड़ लिया। मतलब वो खाना नहीं खाना चाहता था। काशिफा बेगम अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुई थी। देखो बेटा, तुम दुआ करो, इंशाल्लाह रिदा मिल जाएगी। लेकिन कब मामा? मुझसे अब अपने गुनाहों का बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इसका कुफारा अदा करना चाहता हूँ। प्लीज़ मामा, मेरे लिए दुआ करें ना। माओ की दुआएं तो अर्श तक हिला देती हैं। मुझे यकीन है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। प्लीज़ मामा। तो काशिफा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए सर हाँ में हिला गई और बाहर आ गई। उनसे उसकी हालत देखी ही नहीं जा रही थी। उन्होंने बाहर आकर साद को कॉल करके बुला लिया। उन्हें मालूम था कि साद उसे अच्छे से संभाल लेगा। और जब साद ने भी अपने दोस्त की ऐसी हालत देखी तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर रिदा को ढूंढने लगा। आखिरकार उन्हें एक सराख मिल ही गया। वो काशान के पास आया और उसकी तरफ देखा। काशान, अगर तुम खाना खाओगे तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूंगा। काशान फ़ौरन उसकी तरफ पलटा। क्या रिदा का कुछ पता चला? पहले तुम खाना खाओ, फिर बताऊंगा। ठीक है। काशान ने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर से साद की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ बताओ अब। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो अब इस शहर में नहीं रहती, बल्कि वो स्कार्दो के एक छोटे से शहर में रह रही है। क्या? सच में? तुम्हें पता है उस शहर का? तुम मुझे वहाँ ले जाओगे?
देखो साथ, पहले मुझे खुद कंफर्म करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तुम मुझे बस 2 दिन का टाइम दो। काशान ने साथ को गले से लगा लिया। थैंक्स यार। साथ ने भी अपने दोस्त को हौसला दिया और फिर उठकर बाहर चला गया। काशान ने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से वादा किया कि जैसे ही वो रिदा के सामने जाएगा तो उसके पैरों में बैठकर माफ़ी मांग लेगा और उसे अपने किए का हर जख्म बढ़ने का यकीन दिलाएगा और उसकी खुशी के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर देगा। वो सिर्फ एक मौका चाहता था, रिदा को अपनी बेबसी और पछतावे के यकीन दिलाने का। जैसे ही साथ स्कार्दो गया, उस शहर में गया जहाँ रिदा रहती थी। वो कुछ दिनों तक रिदा का पीछा करने लगा। रिदा ने जब ये बात महसूस की तो उसे बहुत डर लगा। उसने कई बार इधर उधर देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता था, लेकिन उसे मुसलसल नज़रों की तपिश महसूस होती तो कदमों की कभी आहट सुनाई देती। ये सब सोचकर रिदा की हालत और भी ख़राब होने लगती। आखिर एक दिन उसने घर जाकर डॉक्टर कश्यप को फ़ोन किया और रोते हुए कहा, आपी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। डॉक्टर कश्यप भी परेशान होकर कहने लगी, रिदा, तुम घबराओ नहीं, हो सकता है तुम्हारा वहम हो। तुम बस अपना ख्याल रखो और घर से बाहर कम ही निकला करो। नहीं आपी, ये वहम नहीं है, मुझे सच में किसी की मौजूदगी महसूस होती है, जैसे कोई मुसलसल मुझे देख रहा हो। रिदा प्लीज़, अपने लिए नहीं तो खुशी के लिए हौसला रखो। मैं और रहमान जल्दी ही तुम्हारे पास आएंगे। ये सुनकर रिदा की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को तसल्ली देने लगी कि शायद डॉक्टर कश्यप सही कह रही हैं, शायद ये सब इसका वहम हो सकता है। लेकिन साद ने ठान ली थी कि वो रिदा का सामना कर कर ही रहेगा ताकि वो अपने दोस्त के दिल का सुकून वापस ला सके। एक दिन साद ने रिदा का रास्ता रोका और उसे पकड़ कर कहने लगा, बहुत हो गया छुपा छुपाई का खेल। मेरा दोस्त तुम्हारे पीछे पागल हो गया है और तुम यहाँ छुपी बैठी हो। चलो मेरे साथ। लेकिन रिदा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, देखो, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ दो मुझे प्लीज़। लेकिन साद उसकी एक ना सुनने लगा। रिदा बार बार हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़वा कर भागी। साद ने ज़ोर से गाड़ी पर हाथ मारा। डैम इट। फिर कुछ सोचते हुए काशान को कॉल की। काशान, रिदा भाभी मिल गई है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम फ़ौरन यहाँ आने के लिए निकल पड़ो। दूसरी तरफ रिदा ने खुद को घर में बंद कर लिया था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खोली। रिदा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बेटी की जानिब देखा और उसको खुद में बेचकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं नहीं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। काशान, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? काशफा बेगम ने काशान के हाथ में एक छोटा सा बैग देखा और चाबी लेकर तेजी से वो जा रहा था। रुककर अपनी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बहू को लेने जा रहा हूँ। काशिफा बेगम उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या सच में रिदा मिल गई? हाँ मामा, अब बस दुआ करें कि मुझे माफ़ कर दे और मेरे साथ वापस आ जाए। अगर तुम सच्चे दिल से उसे मनाओगे तो वो ज़रूर मान जाएगी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उन्होंने दुआओं के साथ अपने बेटे को रवाना किया। एक लंबे सफ़र के बाद वो साद के पास मौजूद था। कहाँ है रिदा, मुझे उसके पास ले चलो। रिलैक्स यार, इतनी दूर से आए हो, पहले कुछ खा पी तो लो, थोड़ा आराम कर लो फिर चलते हैं। नहीं यार, तुम मुझे पहले रिदा के पास ले चलो, फिर बाद में ये सब देखा जाएगा। कशान की जिद के आगे साद की एक ना चली और वो उसे लेकर रिदा के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। रिदा अभी अभी सोई थी। कल से वो सो न सकी थी। जब से वो साद से मिली थी वो डर गई थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रिदा सहम गई और कुछ ना बोली। बार बार की होती दस्तक पर उसने डरते हुए पूछा, कौन है? रिदा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ काशान। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाए यहाँ से, यहाँ कोई नहीं रहता। देखो देखो रिदा, एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो। नहीं, मैंने बोला ना, नहीं मतलब नहीं। देखो रिदा, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं आप? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। आपको क्या चाहिए मुझसे? सब कुछ ही तो चाहिए था मेरी जान। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं, मैंने कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। देखो मेरी बात सुनो। मैं इससे पहले काशान अपनी बात मुकम्मल करता, रिदा ने फ़ौरन टोक दिया,
मैंने नहीं सुननी है आपकी कोई भी बात, जाइए आप यहाँ से, उसने चिल्लाते हुए कहा। रिदा की ऊंची आवाज़ सुनकर खुशबक जो उसके सीने से लगी हुई थी अचानक रोने लगी, और किसी बच्चे की आवाज़ सुनकर बाहर खड़ा कशान और भी बेचैन हुआ और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का लगाने लगा। देखो रिदा, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अगले 1 मिनट में अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो यकीन मानो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। रिदा ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। कशान जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और रिदा को दिल को कुछ सुकून हुआ और उसकी बाहों में छोटी सी बच्ची को देख बेख्तियार उसकी तरफ लपका। इससे पहले कि कशान उसे पकड़ता, रिदा ने जल्दी से बच्ची को लेकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। नहीं, ये मेरा गुनाह है, ये नाजायज़ बच्ची है, आपकी कुछ नहीं लगती, खबरदारी से हाथ तकाया तो। रिदा की बात सुनकर कशान को ढेरों शर्मिंदगी महसूस हुई। रिदा, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। माफ़? किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप मिस्टर कशान खानज़ादा? मेरे साथ रखे रवैये की, या मुझे धकाड़ने की, या फिर मुझसे घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाने की? किस किस बात की माफ़ी मांगेंगे आप? रिदा, मैं यहाँ तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो दूरी है इसे ख़त्म करना है। हम दोनों एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। रिदा ने नफ़रत से काशान को देखा। नहीं, मैं नहीं वापस जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दोबारा से खुद को ऐसे जलील नहीं करवा सकती। आपका क्या भरोसा, कल को फिर कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे और मेरी बेटी को बाहर निकाल दे। खुद पे तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन अपनी बेटी के मामले में मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रिदा की बात सुनकर कशान ने गुस्से से रिदा का बाजू पकड़ा और धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, चाहे तुम्हें ज़बरदस्ती ही क्यों ना लेकर जाना पड़े। रिदा ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कशान की गिरफ्त बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रिदा की जिद को देखते कशान ने अपनी आंखें ज़ोर से मीच कर खोली थी और उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए हाथ बढ़ाते उसकी मखसूस नस दबाते उसे बेहोश कर दिया। कशान ने जल्दी से एक हाथ से खुशबख्त को पकड़कर साद को आवाज़ दी, जो बाहर ही खड़ा था, और खुशबख्त उसे पकड़ाई और खुद जल्दी से रिदा को गाड़ी में डाला और वहां से निकल गए। जब रिदा को होश आया तो वो कशान के सामने कशान ही के कमरे में मौजूद थी और कशान की आंखों में आंसू थे। रिदा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे छोड़कर इतनी दूर क्यों चली गई? रिदा ने नफरत से कशान की तरफ देखा। मैं आपको छोड़ कर गई थी कशान खानज़ादा? याद करें वो दिन जब आपने मुझे धक्के देते हुए अपने घर से निकाला था, क्योंकि आपको तो अपने शख्स से ज़्यादा यकीन था। कशान ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। देखो रिदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिदा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं कशान, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे जाने के बाद कितना वक्त गुजारा है और कैसे गुजारा है। प्लीज़ रिदा, मेरी बात सुनो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें पूरे रस्म व रवाज से अपनाऊँगा, अपनी बीवी का दर्जा दूंगा। प्लीज़ एक मौका तो दो मुझे मेरी गलती सुधारने का। लेकिन रिदा किसी तौर भी तैयार नहीं थी और कशान की तरफ देखते हुए कहने लगी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। कशान खानज़ादा खामोशी से उठकर चला गया और रिदा को कुछ टाइम देना चाहता था कि शायद रिदा का दिल बदल जाए और उसे माफ़ करके अपना ले। कशान के जाने के बाद रिदा बेड पर बैठकर रोने लगी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैं किस दुराहे पर खड़ी हूँ? मैं कैसे उसे माफ़ कर दूँ? मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता। रिदा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी बेटी कहाँ है? वो कमरे से निकलकर वो जल्दी से नीचे आई तो सामने ही काशफा बेगम की गोद में खुशबख्त को देखा तो वो भागते हुए नीचे आई और जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर अपने सीने से लगाया और उसे दीवाना वार चूमने लगी। उसकी हालत देख काशफा बेगम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो मासूम सी बच्ची किन किन हालात से गुजरी थी, और ख़ास तौर पर तब जब उसे सबकी ज़रूरत थी, तब वो अकेली थी। वो कुछ भी कहे बगैर खुशबख्त को लेकर अपने कमरे में आ गई। दूसरी तरफ कशान ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहल रहा था। साद अंदर आया। कशान, तुमने रिदा को मनाया? नहीं यार, वो अभी तक नाराज़ है। लेकिन तुम हार मत मानो, मुझे लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है।
बस थोड़ा सा वक्त लगेगा और वो मान जाएगी। कशान ने एक उम्मीद भरी नज़र से साद की तरफ देखा। वाकई तुम्हें लगता है कि वो मुझे माफ़ कर देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ यार, अगर वो सच्चे दिल से अगर तुम पछता रहे हो तो अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। कशान ने एक लंबी सांस ली और दिल ही दिल में दुआ की कि या अल्लाह मुझे मेरी रिदा वापस दे दे, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। रिदा रात भर सो नहीं सकी थी। दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। वो सोच रही थी कि काशान ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन क्या एक मौका देना चाहे या नहीं। लेकिन रिदा के दिल में ख्याल आया कि काशान को मेरी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला, या फिर वैसे ही वो पछता रहा है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि एकदम से दरवाज़ा खुला। रिदा ने मुड़कर देखा तो सामने काशान खड़ा था। काशान ने रिदा की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो सारी रात नहीं सो पाई है, बल्कि रोती रही है। काशान आगे बढ़ा और रिदा को एक एक कदम लेते पीछे होने लगी, यहाँ तक कि वो दीवार के साथ लग गई। काशान ने आगे बढ़कर उसके दोनों इतराफ हाथ रख दिए और फिर झुकते हुए उसके होंठों का जाम अपने अंदर उतार कर अपने दिल को सुकून पहुंचाने लगा। लेकिन रिदा अपने दोनों हाथों से अपने पीछे धकेलने की उसे कोशिश कर रही थी, लेकिन काशान पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता खुद को सैराब करते हुए फिर वो भी अपना भीगा लम्स रिदा के गर्दन पर बिखेरने लगा, जिससे रिदा तरफ ही उठी और पूरा जोर लगाकर काशान को धक्का दिया और कहने लगी, क्या आज भी आप नशे में हैं? या फिर बाद में कहोगे कि ये सब तो मैंने किया ही नहीं, तुमने किसी और के साथ मुंह काला कर लिया है। रिदा की जुबान से ये अल्फाज सुनते काशान के अंदर पछतावे का लावा सा उबलने लगा था। उसने अपनी आंखें जोर से मीच ली और कहने लगा, नहीं, मुझे पता है मेरी ही गलती थी, सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। काशान की आंखों से आंसू बहने लगे। रिदा ने उसकी तरफ देखा और पूछने लगी, आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला, और कैसे पता चला कि वो बच्चा आप ही का है? तो काशान खानज़ादा ने बताया कि मुझे साद ने बताया था। जिस दिन मैं दोस्तों की पार्टी में था तो उन्होंने ड्रिंक में नशावर दवाई शामिल कर दी थी, जिसकी वजह से जो कुछ भी मैं करता मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। ये सब सुनकर रिदा इस्तेहाज़ी अंदाज में हंसने लगी और कहने लगी कि मतलब अगर साद भाई आपको क्लियर नहीं करते तो आज भी मैं गुनहगार होती और आप कभी भी न ढूंढते, चाहे मैं मर जाती और कुछ भी हो जाता। ऐसा ही है ना? और एक पल में काशान खानज़ादा को वो आईना दिखा गई थी। काशान खामोशी से रिदा की जानिब देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और रिदा के हाथ पकड़ के कहने लगा, रिदा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं बहुत जालिम हो बैठा था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो इज़्ज़त देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो, तुम्हारी हर तकलीफ़ का अजाला करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। लेकिन रिदा ने उसके हाथ झटक दिए और कहा, काशान खानज़ादा, माफ़ी मांगने से गुनाह धुल नहीं जाते। आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसका मदावा नहीं हो सकता। मैं चाहे सारी ज़िंदगी तन्हा रह जाऊं, लेकिन आपके साथ कभी नहीं रहूँगी। काशान ने अपना सर झुका लिया और खामोशी से उठकर बाहर चला गया। उसकी चाल में शिकस्तगी थी और आंखों में अधूरेपन की गहरी छाप। रिदा उसके जाने के बाद सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो बाहर निकली और अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने लगी कि काशफा बेगम ने उसे रोक लिया। प्लीज़ बेटा मत जाओ, मेरा बेटा मर जाएगा। एक मौका का तो वो हकदार है, हर इंसान को होता है एक मौका, मेरे बेटे को भी एक मौका मिलना चाहिए। आंटी, आप अपने बेटे से कहना कि हर लड़की बदकिरदार नहीं होती, कुछ गलतियाँ इंसान को इसकी खुद की होती हैं। मैं आपके साथ रहने के लिए खुद को बहुत मनाया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। वो जानने लगी कि काशफा बेगम ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, अपनी माँ की बात भी नहीं मानोगी। तो रिदा तरफ उठी और वहीं सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। काशिफा बेगम ने उसे रोने दिया। उस दिन रिदा रुक तो गई, लेकिन काशान को माफ़ नहीं कर सकी। शायद वक्त के साथ साथ उसका दिल पिघल जाए और वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन काशान के लिए इतना ही काफ़ी था कि रिदा और उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने तो है
और वो इन दोनों का हर लिहाज से ख्याल रख रहा था कि शायद यही बात रिदा का दिल साफ कर दे।